Good morning, everyone. Now let us continue with project management multiple choice questions. So Dr. Himanshu Saxena this side, and we've already done around 40 problems in the last class. Time to move on. Let's go for the next one now, which is question number 41. So I'm just positioning the slide. Kindly pay attention on this question number 41. We already did up till question 40. Let's see what is there in question number 41, right? So let us start with 41. What is it saying? The main purpose of the project management plan, right? So we are over here concerned with project management plan. You've got four options: provide justification for undertaking the project, ensure the project sponsor has tight control, document the outcomes of the planning process, document the outcome of the risk change and configuration management process. आप याद रखिएगा, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, इट इज अ डॉक्यूमेंट, राइट? तो दो ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट के. एक तो है डॉक्यूमेंट द आउटकम ऑफ द रिस्क चेंज एंड कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है डॉक्यूमेंट द आउटकम्स ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर प्लानिंग प्रोसेस के आउटकम्स और रेफरेंस सर्व की जाती हैं. तो रिमेंबर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, यू कैन ऑलवेज हैव एन एमसीक्यू रिगार्डिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लान रिगार्डिंग दी प्लानिंग प्रोसेस. तो इसके क्वेश्चन में इसका आंसर भी छुपा हुआ है. पहली बात तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है किस चीज का? प्लानिंग प्रोसेस का. और रेफरेंसेस भी प्रोवाइड की जाती हैं रिगार्डिंग मैनेजिंग द प्रोजेक्ट, राइट? नंबर 42. Who has the ultimate responsibility for project risk? It is but obvious project sponsor. जो भी पैसा लगाएगा अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है, राइट? अगर अकाउंटेबिलिटी हो तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर की होती है, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर बिकॉज ही इज पुटिंग द मनी ऑन इट, and if something happens to the project then his all capital it is in risk. So ultimate responsibility always of the project sponsor. Number 43. When a project has completed the handover and closure phase. अब ये handover and closure phase पूरा हो गया, यानी last phase completed है, handover हो चुका है. तो ऑप्शन है the project deliverables are ready for commissioning. नहीं, जब ऑलरेडी कमीशन वो हैंडओवर कर दिया है तो deliverables are ready for commissioning is not a right response. Deliverables are ready for handing over to the users. You've already handed over. ये ध्यान रखना है आपको. The project documentation must be disposed of. वो documentation भी dispose हो गया तभी वो project handover किया है. So now the capability is in place for the benefits to be realized. तो राइट आंसर ध्यान रखिएगा, जो बेनिफिट्स हैं नाउ दे आर टू बी रियलाइज्ड. अगर आपने कोई टॉल प्लाजा कंस्ट्रक्ट करवाया है और टॉल प्लाजा एक प्रोजेक्ट था, आपने वो हैंडओवर कर दिया है, तो नाउ जो मनी लगानी थी वो तो लग गई. नाउ द बेनिफिट्स आर टू बी रियलाइज्ड. यू हैव टू कलेक्ट द टोल टैक्सेस एंड ऑल. तो प्रोजेक्ट जब हैंडओवर एंड क्लोजर फेज पूरा हो गया है तो आपके अब प्रोजेक्ट रेडी है टू गेट टू रीप इन द बेनिफिट्स. सो दैट्स द राइट वन. The benefits are to be realized. No more, commissioning, handing, disposing, वो सब काम हो चुका है. Now you have to take care of the benefits which needs to be reaped off, which needs to be realized. Moving on to the next one. Question number 44. Which one of the following illustrates why effective project management is beneficial to an organization? अब आपको बताना है इनमें से कौन सा जो पॉइंट है वो इलस्ट्रेट करता है कि क्यों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है. दिस इज द राइट आंसर. इट यूटिलाइजेस रिसोर्सेज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड अंडर डायरेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर. इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या करता है? रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करता है, राइट, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड.
इट एडवोकेट्स एम्प्लॉइंग अ कंसल्टेंसी फर्म, वो उसका कोई पर्पस नहीं है. इट रिकमेंड्स हाईली स्किल्ड पीपल, अगेन that is also not the criteria, and it ensures that chief executive is accountable for the achievement of the defined benefits. नहीं, effective project management जो है वो डील करता है utilization of resources. So you must remember the optimum utilization of resources as and when required under the direction of a project manager, right? Okay. Next slide. A key aspect of managing a project involves. तो managing a project की बात हो रही है, केवल project की नहीं हो रही. पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा. You have to give the key aspect of managing a project. तो defining which operational systems to put in place, identifying routine tasks, ensuring ongoing operations are maintained, planning to achieve defined objectives. So managing is all about planning to achieve the defined objectives. ये ही managing the project का key aspect है. So remember, it is all about planning और attainment of goals. किस तरह से आप अपने goals को, objectives को achieve कर पाते हैं. That's the key aspect of managing a project. Now, which one of the following statements best defines teamwork? Teamwork जो है बड़ा ही नॉर्मल सी चीज़ है और आप अपने कॉमन सेंस अप्लाई करके भी बता सकते हैं. पीपल वर्किंग कोलैबोरेटिवली, ये जो कोलैबोरेटिवली है इसी का ही मतलब हो जाता है टीम वर्क, राइट? क्योंकि डेवलपिंग स्किल्स दैट विल एनहांस प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, गैदरिंग द राइट पीपल. अब पीपल तो ठीक है आपने इकट्ठे कर लिए, वो राइट भी हो सकते हैं, रॉन्ग भी हो सकते हैं, बट यू हैव टू वर्क कोलैबोरेटिवली. दैट इज व्हाट इज डिफाइनिंग द टीम वर्क इन द बेस्ट पॉसिबल वे. एस्टैब्लिशिंग विजन एंड डायरेक्शन टुवर्ड्स अ कॉमन पर्पस, ये तो हर प्रोजेक्ट का खासियत होती है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है टीम वर्क की. ये जो 4th पॉइंट है ये डेफिनेशन है प्रोजेक्ट की, राइट? तो आपको एक एमसीक्यू के अंदर हम 2-3 एमसीक्यू के हिंट देते हुए चलेंगे, प्रोवाइडेड you listen to all these things very keenly. तो जहां भी कभी टीम वर्क की बात आएगी हमेशा आपको ध्यान रखना है कोलैबोरेटिवली. ये जो राइट पीपल है, राइट पीपल वो गैदर करना, ये तो रिक्रूटमेंट और जो सिलेक्शन प्रोसेस है HR पीपल उनका एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. लेकिन कई बार आप टीम में इकट्ठे कर लेते हैं, लोग ठीक भी होते हैं, राइट भी होते हैं, एक्सीलेंट भी होते हैं और कुछ ओके भी होते हैं, और कुछ एक दो ठीक है वो रॉन्ग पर्सनल भी इकट्ठा हो जाता है. बट जो भी आपको मैन पावर मिली है यू हैव टू वर्क कोलैबोरेटिवली. आपने देखा होगा काफ़ी सारे इंस्टेंसेस में ऐसा होता है कि लोग उतने एफिशिएंट नहीं होते हैं, दे आर नॉट सो मच इफेक्टिव, बट व्हेन दे वर्क कोलैबोरेटिवली तो उसका आउटकम ही कुछ और होता है, वो रिजल्टेंट बहुत शानदार होता है. इफ़ यू आर वर्किंग इन अ टीम, इफ़ यू आर वर्किंग कोलैबोरेटिवली, इफ़ यू आर कोऑपरेटिंग ईच अदर towards achieving a common goal. Next, number 47. Now question number 47 says a review undertaken to decide whether a project should proceed into its next phase, उसको बोला जाता है गेट रिव्यू. ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, राइट? इट्स अ स्पेसिफिक क्वेश्चन. यहाँ पर कोई आपका तुक्का या कोई कॉमन सेंस नहीं अप्लाई की जाएगी. वो रिव्यू which proceeds into the next phase is always a gate review. Feasibility जो होता है वो feasibility studies regarding financial, economic feasibility, social feasibility. Milestone review तब होता है जब आप काफ़ी बड़े tasks को achieve कर लेते हैं. Evaluation वो review अलग चीज़ होती है, वो होता है किसी particular task को evaluate करते हैं आप. लेकिन गेट रिव्यू होता है नेक्स्ट फेज का रिव्यू, जब आप whether a project should proceed into its next phase, वो अगले फेज पर जाने के लिए तैयार है या नहीं. प्लानिंग फेज पूरी हो गई तो चलो ठीक है, आगे इम्प्लीमेंटेशन फेज में प्रोजेक्ट जा सकता है या नहीं, और इम्प्लीमेंट कर लिया, अगर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर लिया तो क्या वो क्लोजर और प्रोजेक्ट की इनफ फेज पर जा सकता है या नहीं. सो दैट इज डिसाइडेड बाय गेट रिव्यू. नेक्स्ट, नंबर 48. Which one of the following statements best describes the use of an issue log? इन चारों में से ये issue log
कौन सा फैक्टर डिस्क्राइब करता है? अ समरी ऑफ ऑल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, अ समरी ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट इश्यूज। तो याद रखना इशू लॉग तो इशू ही डिसाइड करेगा जो भी प्रोजेक्ट के इश्यूज हैं, एनालिसिस और उनका स्टेटस, राइट। ये जो प्रोसेस है ये सब नहीं है, मैनेजमेंट प्रोसेस या जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको नहीं करता। यूज ऑफ एन इशू लॉग, इट्स अ समरी ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट इश्यूज, उन प्रोजेक्ट इश्यूज का एनालिसिस और उनका स्टेटस कि वो अकम्प्लिश, वो ठीक, वो रेक्टिफाई किए हैं कि नहीं किए, जो भी मेजर इश्यूज हैं, हैव दे बीन रिजॉल्व्ड और नॉट। सो दैट इज द राइट आंसर। नंबर 49, the main aim of a project risk management. Now we are talking about project risk management. Should be to identify the project risks and manage them appropriately. Second भी है identify all project risks and transfer them. ये transfer वाली चीज़ जो है ना ये गलत है। आपने risk identify किए, you have to manage the risk. नीचे के दोनों जो है वो कोई खास रेलेवेंस रखते ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर रिस्क के बारे में कोई मेंशन हो ही नहीं रहा। सेटिस्फाई द ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट प्रोसेस या थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज आर नॉट अबाउट रिस्क, तो ये भी फैक्टर नहीं प्ले करेगा। रिस्क पहले 2 पॉइंट में है, लेकिन आपको यहाँ पर जो पॉइंट बोला जा रहा है वो है प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, और रिस्क मैनेजमेंट में आप आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को और उनको मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है। Management is all about managing risks. What is a visual representation of a project planned activities against a calendar? Gantt chart. कोई और चीज होती नहीं है इसमें, जो भी planned activities का visual representation होता है, right? According to the calendar, उसको बोला जाता है Gantt chart. ये बहुत important diagram होता है। Critical path is something else. You already studied in PERT CPM. Product flow diagram is also different. वो एक फैक्ट्री में इंस्टॉल्ड होता है जहाँ पर प्रोडक्ट के फ्लो को मेंशन किया जाता है। पैरेटो चार्ट इज ऑल्सो मेंशनिंग द स्टैटिस्टिक्स, यू नो, बेसिकली, बट गैंट चार्ट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट प्लान्ड एक्टिविटीज, राइट, एज पर द स्टैंडर्ड्स लेड बाय द कैलेंडर। तो ये नोट भी करते जाइएगा। एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। नाउ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगर करना, ये कॉन्फ़िगरेशन वर्ड डिराइव किया गया है कॉन्फ़िगर से। कॉन्फ़िगर मतलब क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड कंट्रोल, राइट। केवल कंट्रोल नहीं या रिव्यू नहीं होता। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड कंट्रोल चेंज ऑफ द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स। तो कॉन्फ़िगरेशन एक बहुत ही ब्रॉड वर्ड है, कॉन्फ़िगर वर्ड से डिराइव किया गया है। मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्रिएशन भी, उस पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट है, टास्क है, उसका क्रिएशन, देन मेंटेनेंस, एंड इफ देयर आर वेरिएशंस देन यू हैव टू कंट्रोल आल्सो ऑफ द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, राइट। कॉस्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अब कॉस्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास। इंडिविजुअल वर्क पैकेजेस यूजिंग वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल रिसोर्सेज यूजिंग वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल रिसोर्सेज यूजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स, इंडिविजुअल डिलीवरेबल्स यूजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट असाइनमेंट मैट्रिक्स। कॉस्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर जो पर्टिकुलर केवल रिसोर्सेज नहीं होते, इट्स यू नो वर्क पैकेजेस यूजिंग द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क पैकेजेस में, वर्क पैकेजेस का मतलब होता है टास्क और उनके साथ उनकी एसोसिएटेड कॉस्ट्स। नाउ दोज वर्क पैकेजेस जहां पर भी जिसकी कॉस्ट असाइन की जा रही है वो शो किया जाता है कॉस्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में। सो कॉस्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट यू नो असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट्स टू वर्क पैकेजेस, केवल रिसोर्सेज पे नहीं, वर्क पैकेजेस जो टास्क्स होते हैं यूजिंग द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। Next is the accuracy of an estimate should decrease, no, it would be disastrous. Stay constant, no. Independent भी नहीं होनी चाहिए, it should always increase as the project progresses through its life cycle. जो आपका estimate है उसकी accuracy obviously आप चाहेंगे वो हमेशा increase ही हो। Why should it decrease? Accuracy should always be best and it should increase as you know the project moves on through its various phases of life cycle.
ये आप नॉर्मली भी हिट कर सकते हैं इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड, लेकिन ठीक है अब आज आपने देख भी लिया तो अब आगे से याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ बेनिफिट। अब आप देखो चारों ही ऑप्शंस बड़े मिलते जुलते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट, सक्सेसफुल मैनेजमेंट, improvement resulting from project deliverables, successful delivery of project reports and updates। चारों में कुछ ना कुछ बेनिफिशियल बात नजर आ रही है, लेकिन आपको बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट। इन चारों पॉइंट्स का एनालिसिस करते हैं, राइट, ऑल्दो यू कैन ऑलवेज सी द आंसर बट बिफोर दैट यू शुड एनालाइज ईच एंड एवरी आंसर। फोर्थ में लिखा है द सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। डिलीवरी आपने कर दी, लेकिन वो डिलीवरी ज़रूरी थोड़ी है कि उससे कोई प्रोजेक्ट में इम्प्रूवमेंट हो रहा हो या कोई बेनिफिशियल बात हो रही हो। आपने प्रोजेक्ट को जो रिपोर्ट्स हैं उनको डिलीवर कर दिया, राइट, लेकिन उन रिपोर्ट से अपडेट से कोई फ़ायदा हो रहा हो तब तो ठीक है, तो डिलीवरी तो करते रहो, आप उल्टी सीधी रिपोर्ट बना दो और उनकी भी डिलीवरी करते रहो टाइमली। दैट इज़ नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव। प्रोजेक्ट के अंदर बेनिफिट तब होता है व्हेन देयर इज एन इम्प्रूवमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, राइट। सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट, आपने मैनेजमेंट तो कर लिया, लेकिन बेनिफिट का मतलब है या तो पॉजिटिव रिजल्ट आए या इम्प्रूवमेंट हो। तो फर्स्ट और थर्ड आंसर बहुत रिलेटेड हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन वाई थर्ड आंसर इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। फर्स्ट आंसर में बताया जा रहा है पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का एक पॉजिटिव रिजल्ट हो, वो केवल प्रोजेक्ट का नहीं है, यहाँ बात हो रही है प्रोजेक्ट की, राइट। स्टेक होल्डर आपको बताया था, स्टेक होल्डर्स दे आर ऑल दोज personnel, people, groups who are associated with the project. They could be team leaders, project managers, project executives, anybody who is benefiting from the project. तो केवल स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट आना ज़रूरी नहीं है, आपको बेनिफिट तब होता है when there is an improvement, right? If you have joined हिमांशु सर्स क्लासेस तो आप ये देखो कि आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है मार्क्स में, तो वो बेनिफिट है, right? So that I start charging double fees or more than that. If it is not benefiting, तो फिर अगर आपका improvement नहीं हो रहा तो वहाँ पर benefit नहीं है। So must remember, in order to define benefit in the best possible manner, there should be an improvement. वो बड़ा ज़रूरी है। आपने कोई कॉलेज ज्वाइन किया है, कॉलेज ए, कॉलेज बी, कॉलेज सी, आई कैन नॉट टेक द नेम, आई कैन ओनली टेक द नेम ऑफ माई सेल्फ। तो आपने कोई भी एक कॉलेज दिया है, वहाँ फीस दी है 1.2 लाख या 1.5 लाख, और कई कॉलेजेस में तो और भी बहुत ज़्यादा है, 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख। तो आपको उस कॉलेज को ज्वाइन करने पर कुछ बेनिफिट हुआ है कि नहीं? पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ कि नहीं? योर कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स हैव इम्प्रूव्ड और नॉट? तब तो बेनिफिट है। नहीं तो MBA की डिग्री तो कहीं से भी मिल जाएगी, 30,000 में मिल रही है आजकल सब जगह। सो देयर शुड बी अ बेनिफिट, और बेनिफिट कब आता है? व्हेन देयर इज एन इम्प्रूवमेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोजेक्ट, तो फिर प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स में होना चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट वन सेल्फ, तो आपकी खुद की पर्सनालिटी में जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगा ना, तब तक कोई फायदा नहीं। केवल स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का एक रिजल्ट आ जाए, वो बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट शुड ऑलवेज इंडिकेट एन इम्प्रूवमेंट, राइट। सक्सेसफुल मैनेजमेंट वो भी ज़रूरी है, मैनेजमेंट तो ठीक है, सक्सेसफुल कर लो, इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं वो देखना पड़ेगा आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान आप देखो, ये पहले भी इसका क्वेश्चन आया था, सो दैट्स व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो है वो डेवलप किया जाता है प्रोजेक्ट मैनेजर के थ्रू। तो हमें अब उन ऑप्शंस पे ध्यान देना है जिनके अंदर ये लिखा हो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इज डेवलप्ड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ टीम इन्वॉल्व होती है, वो अकेला नहीं बनाता है, टीम, राइट। और अल्टीमेटली डेवलप तो होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड टीम से, जो उसको ओन करता है वो होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ड्राफ्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इज डेवलप्ड बाय स्पॉन्सर, नो, स्पॉन्सर से कुछ नहीं होता। इट इज डेवलप्ड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर, इट इज डेवलप्ड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन देखो ध्यान से,
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इज डेवलप्ड बाय स्पॉन्सर नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अगर सब कुछ स्पॉन्सर कर लेगा तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर क्यों हायर करेगा? इट इज डेवलप्ड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर एंड टीम, ये बड़ा जरूरी है, ऊपर भी यही है, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड टीम एंड ओन्ड बाय स्पॉन्सर, स्पॉन्सर ने तो पैसा लगा दिया, अल्टीमेटली जो पीएमपी है इट इज ओन्ड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर. सो फोर्थ इज द राइट आंसर. Project management plan has nothing to do with sponsor. Sponsor is putting up the money, but and he appoints the project manager, and ultimately project manager appoints a team. Although sponsor has a say in selection of the team, वो एक अलग बात है, वो पैसा लगा रहा है तो टीम के अंदर भी उसका एक इन्फ्लुएंस होता है. बट when we talk about project management plan, तो प्लान के बारे में आपको क्लियर कट याद रखना है कि प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम के थ्रू ये डेवलप होता है एंड इट इज ओन्ड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर. हु आर प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स प्राइमरीली अकाउंटेबल टू? इट इज क्लियर कट प्रोजेक्ट मैनेजर. नो स्टेक होल्डर्स, नो एंड यूजर्स. एंड यूजर का तो मतलब ही नहीं है. प्रोजेक्ट आपने बनाया, राइट, कोई बिल्डिंग या कोई फ्लाईओवर बनाना था, प्रोजेक्ट मैनेजर ने पूरा कंस्ट्रक्ट करके एंड यूजर को दे दिया. टीम मेंबर्स से उसका क्या लेना देना? फाइनेंस डायरेक्टर हैज नथिंग टू डू विद प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स. प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स, they are the accountability, they hold the accountability to project manager, right? Let us move to the next one. I hope ये आपके concepts clear होते जा रहे हैं as far as project management is concerned. Now the phases of a project life cycle are, phases हैं project life cycle के, और ये बड़े ही मिलते जुलते हैं. कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, डेफिनेशन यहाँ भी है, डेवलपमेंट, हैंडओवर एंड क्लोजर. आप देखो ये जो सेकंड ऑप्शन है इसमें कितनी सारी चीज़ें, इनिशियल यहाँ भी है, इनिशिएशन, डेफिनेशन, प्लानिंग, उसके बाद मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशंस. एक तो चीज़ ये ध्यान रखना, ये ऑपरेशंस प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का हिस्सा नहीं होते. रिमेंबर दिस थिंग. डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ये तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का हिस्सा हो सकते हैं. काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं और बुक्स के अंदर ये थर्ड फेज इम्प्लीमेंटेशन के नाम से भी मिलता है, ये डेवलपमेंट के नाम से मिलता है, और एक और नाम बताते हैं आपको इसका, एग्जीक्यूशन. तो एक एमसीक्यू से आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख लेंगे. एंड अगेन आई एम्फेसाइज, इफ यू लिसन टू ऑल दिस केयरफुली. बाकी बच्चे तो क्या है, वो देखते हैं पीडीएफ है, राइट आंसर सर ने बता दिया और टिक करते चलो और रटो बैठ के. नो, मस्ट हियर टू दीज थिंग्स केयरफुली. We are talking about phases of project life cycle and you are going to have questions on project life cycle. That is very important. Section A का part है ये, और एक indispensable part है. It is the mandatory very important aspect of project. तो first option है starting, planning, controlling and closing. तो planning control इसमें वो कहाँ है, implementation, execution या development, वो सबसे बड़ा हिस्सा होता है ये. हैंडओवर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोजेक्ट का जो 75% to 80% कैपिटल है ना, to 80% वो तो इसी में ही लगेगा, डेवलपमेंट के अंदर ही. कई बार ज़्यादा भी लग जाता है. मेन फेज तो यही है. अब ये डेवलपमेंट यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन के नाम से है, बाकी यहाँ भी जो फर्स्ट और थर्ड है वो तो बेकार है बिल्कुल. सेकंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि हैंडओवर भी हो गया, क्लोजर भी हो गया. क्लोजर इज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट क्लीन अप फेज. तो यहाँ पर क्लोजिंग फर्स्ट में भी था, लेकिन उसमें कोई डेवलपमेंट या इम्प्लीमेंटेशन दिया ही नहीं. तो एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में कॉन्सेप्ट भी होता है, डेफिनेशन भी होता है, डेफिनेशन में प्लानिंग भी आ जाती है, फिर डेवलपमेंट हुआ, हैंडओवर एंड क्लोजर. दीज आर द परफेक्ट फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पोर्टफोलियो. अब ये पोर्टफोलियो का मतलब ही होता है ग्रुप, और जब बात होगी प्रोजेक्ट की तो फिर वो माना जाएगा ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स, राइट. तो पहले देखो अब ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स का है, रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स ये तो गलत हो गया. ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स थर्ड में भी और फर्स्ट में भी है. और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स कैरिड आउट अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी गलत है. पोर्टफोलियो इन प्रोजेक्ट इज ऑलवेज ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन सिक्योरिटीज इज ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज.
तो ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट फर्स्ट में भी और थर्ड में भी है, राइट। आराम से इत्मीनान से आप एनालाइज करना और ये जो चीज़ें उनको ऑब्जर्व करना। सो ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स कैरिड आउट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और थर्ड है कैरिड आउट अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सी स्पॉन्सर तो शुरुआत में कर दिया स्पॉन्सर ने, राइट। स्पॉन्सरशिप हैज बीन प्रोवाइडेड इनिशियली, प्रोजेक्ट को मिल गए 5 करोड़ और अब वो प्रोजेक्ट अपना कॉन्सेप्चुलाइज हुआ, डिफाइन हुआ, प्लानिंग किया, इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया। तो स्पॉन्सरशिप का यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है। पोर्टफोलियो इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स कैरिड आउट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट, नॉट अंडर द स्पॉन्सरशिप but carried out within an organization is called a portfolio. So remember the right option, that is first. हालांकि थर्ड बहुत क्लोज थी but it is not related to the sponsorship of an organization. यहाँ पर अब स्पॉन्सरशिप इन्वॉल्व नहीं है, वो स्पॉन्सरशिप केवल इनिशियल फेज में ही होती है, नॉट रिगार्डिंग द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इट्स अ ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स कैरिड आउट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ विच one of the following best describes project management? Using APM's body of knowledge, 6th edition as a guide to all projects, APM, American Project Management Bodies of Knowledge, employing a project manager who has undertaken similar projects, नहीं, employing a project manager कोई project management की best definition नहीं हो सकती है, it's a very vague one. Utilizing team members who can work on a project full time. प्रोजेक्ट में आप वो टीम मेंबर्स भी ले सकते हैं जो पार्ट टाइम वर्क करें। मैट्रिक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पर कुछ वर्कर्स पार्ट टाइम भी वर्क में इन्वॉल्व होते हैं और वो कभी कभी अलग अलग बॉसेस को भी रिपोर्ट करते हैं। एक एम्प्लॉय है, वो एक बॉस को भी रिपोर्ट कर रहा है और दूसरे को भी रिपोर्ट कर रहा है। सो दैट इज अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर पार्ट टाइम एम्प्लॉयज भी इन्वॉल्व होते हैं और जो कमांड ऑफ अथॉरिटी होती है, कमांड भी 2-2 3-3 हो सकती हैं। तो ये वाली ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है। एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेसेस एंड मेथड्स थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज द बेस्ट वन। प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेसेस एंड मेथड्स थ्रू द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, राइट। केवल एक एपीएम्स बॉडी ऑफ नॉलेज वो डेफिनेशन नहीं डिफाइन करती है। यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है, अगर मान लीजिए इससे भी अच्छा ऑप्शन हो सकता था कि इट्स अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अबाउट इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग द प्रोजेक्ट्स इफेक्टिवली टू अचीव अ कॉमन गोल या टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, वो भी एक ऑप्शन होता तो वो इससे भी अच्छा होता। लेकिन खैर जो हमारे पास 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं, आपको खुद एक नया नहीं प्रोड्यूस करना, उन 4 में से कोई एक टिक करना है, एंड दैट इज इंडीड द एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेसेस एंड मेथड्स थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। नंबर 60th, विच स्ट्रक्चर शोज द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। अब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिकेशन चैनल्स की बात होगी तो वो होता है हमेशा ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, राइट। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर टास्क्स होते हैं, राइट। नाम बता रहे हैं ना, वर्क, टास्क्स का ब्रेकडाउन किया जाता है। लेकिन जब भी रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिकेशन चैनल्स के बारे में बात होगी, इट इज ऑलवेज इन द ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। जहां पर बात होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जब भी डिस्कशन होगा तो वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट स्ट्रक्चर होता है, उसको आरएएम भी बोला जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स, राइट। प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज बेसिकली द डिविजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, सो इट्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिकेशंस, दे आर ऑलवेज इन ओबीएस। ये टर्म हमने पहले भी बोला है, ध्यान रखिएगा। ओबीएस, ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, right? So we come to an end of today's lecture as far as project management is concerned. We'll continue with some other interesting problems and MCQs of project management in the next class. Till then, do revise these topics.